प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नेपाल से। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने शुक्रवार को संसद में विश्वास मत खो दिया है। पीएम बनने के 1.5 साल बाद संसद में बहुमत साबित न कर पाने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। दहल विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आवश्यक 138 वोट हासिल करने में विफल रहे। 275 संसदीय प्रतिनिधि सभा में केवल 63 सांसदों ने उनके पक्ष में मतदान किया। उनके खिलाफ कुल 194 सांसदों ने मतदान किया। शुक्रवार को विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान निचले सदन में कुल 258 सांसद मौजूद थे। नेपाली कांग्रेस के साथ एक नए गठबंधन के गठन के लिए समझौते के बाद सीपीएन यूएमएल के सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री दहल ने संविधान के अनुच्छेद 100/2 के अनुसार फ्लोर टेस्ट का विकल्प चुना, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर सके। संसद में विश्वास प्रस्ताव पेश करते प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान को कमजोर नहीं करेगी और न ही दूसरों को ऐसा करने की अनुमति देगी। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रधानमंत्री को विश्वास मत हासिल करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। दहल 25 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद 4 फ्लोर टेस्ट का सामना कर चुके थे, जिनमें उनको कामयाबी मिली, लेकिन इस दफ़ा यानी 5वें फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए। प्रधानमंत्री के मतदान में विफल हो जाने के बाद स्पीकर देवराज घिमरे राष्ट्रपति पौंडेल को परिणामों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल अब नई सरकार गठन का आह्वान करेंगे। यूएमएल 2/3 से अधिक सांसदों के समर्थन से नई सरकार के गठन का दावा करने की योजना बना रही है। नेपाली कांग्रेस और यूएमएल के बीच समझौते के अनुसार यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 1.5 साल तक नई राष्ट्रीय आम सहमति सरकार का नेतृत्व करेंगे। मौजूदा संसद के शेष कार्यकाल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री होंगे। आइए हम बात करें भारत अमेरिका संबंधों की। भारत अमेरिका संबंधों को उस समय मजबूती मिली जब दोनों देशों ने मास्टर शिप रिपेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के कारण अमेरिकी उत्पोतों की मरम्मत भारतीय बंदरगाहों पर हो सकेगी। अब तक भारत के शिपयार्ड में केवल अमेरिकी नौसेना के गैर कमीशन जहाज़ों की मरम्मत की गई है। फिर भी दोनों देश इस बात पर विचार करें कि क्या अमेरिकी नौसेना यूएसएस के कमीशन किए गए युद्धपोतों की भी मरम्मत की जा सकती है या नहीं। गैर कमीशन किए गए जहाज़ वो होते हैं जो एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। उनसे हथियार और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम निकाल दिए जाते हैं। बाद में इन्हें रिजर्व या शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कोलकाता में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और भारतीय थिंक टैंक CUTS इंटरनेशनल ने 2 दिवसीय रक्षा समाचार कॉन्क्लेव आयोजित किया था। इसमें भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच संबंध इस हद तक बढ़ेंगे कि अमेरिकी युद्धपोत मरम्मत के लिए भारत आएंगे। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच युद्धपोतों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अमेरिका भारत को एक प्रमुख केंद्र बनाना चाहता है। अब तक सहायक जहाज़ों का रखरखाव किया जा चुका है। भविष्य में विध्वंसक और बड़े जहाज़ों के भी नवीनीकरण के लिए आने की उम्मीद है। हालांकि विमान वाहक और परमाणु पनडुब्बियां इस दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं हैं। रखरखाव में देरी और बढ़ती लागत के कारण अमेरिकी युद्धपोत समुद्र में कम समय बिता पा रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक परेशानी की बात है, क्योंकि उसका कट्टर दुश्मन चीन लगातार अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के सामने समुद्र में रूस भी एक चुनौती है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 13.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर में यूएस नेवी को अपने मरम्मत से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। ये बेहद मामूली है। 2023 में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2021 में नेवी के महत्वपूर्ण जहाज़ की मरम्मत में 26 दिनों की देरी हुई थी। 10 वर्ग के जहाज़ों के परिचालन और समर्थन लागत में लगभग $2.5 बिलियन की वृद्धि हुई है। अमेरिकी सतही युद्धपोत का रखरखाव 2 निजी शिपयार्डों जनरल डायनेमिक्स नेशनल स्टील एंड शिपबिल्डिंग कंपनी और BAE सिस्टम्स शिप रिपेयर की ओर से किया जाता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रेड कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर इनमें से किसी एक कंपनी ने बाहर निकलने का फैसला किया तो नौसेना को विकल्प खोजने के लिए समय की जरूरत होगी। राजदूत गारसेटी ने कहा, हम अपने जहाज़ों को ठीक करने और विमानों का काम देखने के लिए भारत आना चाहते हैं। युद्ध की स्थिति में हमें अपने जहाज़ों में ईंधन भरने के बारे में चिंता की जरूरत नहीं है। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस साल जून के शुरू में चीन का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत तमाम बड़े चीनी नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरे को पाकिस्तान की सरकार ने बेहद कामयाब बताया। खासतौर से पाकिस्तान में CPC के तहत बनी स्वतंत्र एनर्जी परियोजनाओं IPP के लिए चीन से निवेश की बात कही गई। पाकिस्तान की मीडिया और राजनीतिक एक्सपर्ट ने इसमें एक बड़ा खेल पकड़ा है। पाक मीडिया ने चीन और पाकिस्तान की ओर से जारी बयानों में कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ी हैं जिनसे लगता है कि पाक सरकार ने अपनी जनता को निवेश के नाम पर धोखा दिया है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ के
बीजिंग दौरे के बाद चीन और पाकिस्तान की ओर से बयान जारी किए गए। बयान में तमाम प्रोजेक्ट पर बनी सहमति के बारे में जानकारी दी गई। दौरे के बारे में पाक विदेश मंत्रालय के बयान में क्लोज 19 में कहा गया कि चीन की ओर से IPP प्रोजेक्ट के आधुनिकीकरण और ट्रांसमिशन बेहतर करने में निवेश किया जाएगा। वहीं चीन की ओर से जारी बयान में कहा है कि वो सीधे एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, ना कि आधुनिकीकरण और ट्रांसमिशन में पैसा लगाएंगे। पाक मीडिया का कहना है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बयान में फ़र्क बहुत अहमियत रखता है। इस पर एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या शहबाज शरीफ के दौरे की सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई है और जनता से झूठ बोला गया है। एक्सपर्ट चीनी निवेश से पाकिस्तान में लगे बिजली संयंत्रों की उपयोगिता पर भी सवाल उठा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट बीते कुछ वर्षों में लगाए हैं। इनके लिए पाकिस्तान की एक बड़ी रकम चीन को चुकानी है। वहीं खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा पाकिस्तान इस भारी भरकम कर्ज का ब्याज भी चुकाने में असमर्थ है। ऐसे में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और योजना मंत्री एहसान इकबाल चीन पहुंचे हैं। पाकिस्तान के दोनों मंत्री चीन की सरकार से $15 अरब के एनर्जी ऋण के पुनर्गठन, ब्याज दर कम करने और पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने गए हैं। चीन की कंपनियों की तरफ से लॉन्च किए जा रहे कई रॉकेट अपने मिशन पर पहुंचने से पहले ही फेल हो रहे हैं। पिछले 12 दिनों में 2 बड़ी कंपनियों की तरफ से लॉन्च किए गए रॉकेट फेल हो चुके हैं। एक ताज़ा घटना में एक चीनी रॉकेट स्टार्टअप को एक बार फिर रॉकेट लॉन्च की विफलता का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से 3 मौसम उपग्रह नष्ट हो गए। जानकारी के मुताबिक हाइपरबोला एक आईस्पेस की तरफ से बनाया गया 24 मीटर ऊंचा ठोस ईंधन वाला रॉकेट गुरुवार को चीन के गोबी रेगिस्तान में जियोकांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। इस लॉन्च के बाद रॉकेट का पहला, दूसरा और तीसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ, लेकिन चौथे चरण में एक गड़बड़ी आई और लॉन्च मिशन फेल हो गया। एक समाचार पत्र के अनुसार इस पर कंपनी का कहना है कि रॉकेट की विफलता के मुख्य वजह की विस्तृत जांच के बाद जल्द से जल्द घोषणा की जाएगी। हाइपरबोला एक रॉकेट जो 500 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य समकाली कक्षा में 300 किलोग्राम का पेलोड पहुंचा सकता था, इसे तियानजिन में मौजूदा युआनआओ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए युआनआओ 1 मौसम उपग्रह 15, 16 और 17 ले जा रहा था। जानकारी के अनुसार युआनआओ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने अगले साल तक अपने 90 उपग्रह युआनआओ 1 समूह को पूरा करने के लिए इस साल लगभग 40 उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बनाई थी। वहीं जनवरी में युआनआओ एरोस्पेस प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा समूह एक विदेशी एकाधिकार को ख़त्म करेगा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देशों को उच्च रिजोल्यूशन, उच्च सटीकता, सभी स्तरीय मौसम निगरानी और भूकंप की प्रारंभिक चेतावनी की सेवाएं प्रदान करेगा। साल 2019 में आईस्पेस हाइपरबोला 1 के साथ पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाली चीन की पहली निजी रॉकेट कंपनी बनी थी, लेकिन तब से ये रॉकेट लगातार 3 मौकों में विफल हो चुका है। इसमें पहले चरण के स्टीयरिंग फिन के गिरने वाले इंसुलेशन फोम से क्षतिग्रस्त होने से लेकर दूसरे चरण की ऊंचाई नियंत्रण प्रणाली में ईंधन रिसाव भी शामिल है। बीजिंग तियानबिंग टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेस पायनियर के अनुसार इस महीने की शुरुआत में एक शक्तिशाली चीनी रॉकेट संरचनात्मक खराबी के कारण जमीनी परीक्षण के दौरान लॉन्च होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्पेस पायनियर ने कहा कि तियानलोंग 3 रॉकेट 1 जुलाई को हेनान प्रांत के गोगई काउंटी में एक सुविधा में स्टैटिक फायर टेस्ट के दौरान अचानक से लॉन्च हुआ। कई निजी एरोस्पेस कंपनियों में से एक स्पेस पायनियर, जो स्पेस एक्स के स्टारलिंक के बराबर चीन को अपने खुद के उपग्रह नक्षत्रों को इकट्ठा करने में मदद करने के लिए मध्यम लिफ्ट रियूजेबल रॉकेट बना रही है। कंपनी के अनुसार तियानलोंग 3 रॉकेट, जिसके 9 इंजन, इन्हें देश में सबसे शक्तिशाली बताया गया था, रॉकेट बॉडी और परीक्षण प्लेटफॉर्म के बीच कनेक्शन में संरचनात्मक खराबी के कारण लॉन्च हो गए और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ये अब चीन और जापान के बारे में बात करें। चीन और जापान के बीच तनातनी और हथियारों की होड़ एशिया में एक नई रेस शुरू कर सकती है। चीन की मिसाइल डिफेंस रडार की सफलता और जापान के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट ने पूर्वी एशिया में हथियारों की होड़ बढ़ने का संकेत दिया है। चीन और जापान में हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ से क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ सकता है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंधुआ विश्वविद्यालय के चीनी वैज्ञानिकों ने एक नया रडार बनाया है जो बेहद सटीकता के साथ 10 मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। चीन के नए रडार में लेज़र तकनीक और एक नए एल्गोरिदम का इस्तेमाल रडार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। यूएसएन टाइम्स के मुताबिक नेवल न्यूज़ ने इस महीने रिपोर्ट दी है कि जापान की तकनीक और लॉजिस्टिक एजेंसी ने हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल सफल लॉन्च करने का दावा किया है। ये देश की रक्षा क्षमताओं में एक अहम प्रगति को दर्शाता है। ये एक हाइपरसोनिक हथियार है जिसकी अनुमानित सीमा 900 किलोमीटर है और इसे 2026 में जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा तैनात किया जाएगा। चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते सैन्य खतरों के बीच जापान ने HVGP के उत्पादन में तेजी ला दी है। प्रमुख सैन्य शक्तियों के बीच हाइपरसोनिक हथियारों के प्रसार ने उनके खिलाफ बचाव की चुनौतियों को सामने ला दिया है। पुरानी मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ
इसके खिलाफ अप्रभावी हो सकती है। लारिसा स्केटल और मेंटस एगमैन ने मई 2020 के इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के लेख में कहा कि इस तरह के प्रयास चीन के तेजी से बढ़ते भू राजनीतिक उद्देश्यों के सामने जापान के भारी द्वीपों की रक्षा से स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। स्टूनकेल और एंगमैन ने चेतावनी दी है कि इस तरह के हथियारों का पीछा करने से देश की लंबे समय से चली आ रही शांतिवादी ओरिएंटेशन की चुनौती मिल सकती है और चीन के साथ तनाव बढ़ सकता है। उनका कहना है कि जबकि जापान के हाइपरसोनिक हथियार कानूनी बाधाओं के कारण 300 से 500 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक सीमित है। स्टूनकेल और एंगमैन का कहना है कि जापानी सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि ऐसे हथियारों की शुरुआत पूरी तरह से राष्ट्रीय रक्षा के लिए होगी, इससे पड़ोसी देशों का आश्वस्त होने की संभावना नहीं है। उनका कहना है कि हाइपरसोनिक हथियारों की गति और गतिशीलता मौजूदा रक्षा प्रणालियों से आगे निकल सकती है, जिससे पहले से अस्थिरता और तनावपूर्ण संबंधों से भरे क्षेत्र में संकट बढ़ सकता है। खासकर चीन के साथ ये होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।